विशाखा की शादी को 6 साल बीत चुके थे, लेकिन उसके मां बनने का सुख अब तक नहीं मिल पाया था। उसने अपने पति मगन से डॉक्टर के पास चलकर चेकअप करवाने के लिए कई बार कहा, लेकिन उसका पति मुकर जाता था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते थे और अपने कामों में चला जाता था। बच्चा न ठहरने के चलते विशाखा को अक्सर मगन ने ताने भी सुनने पड़ जाते थे। इसीलिए वह कुछ दिनों के लिए मायके में अपनी मां के पास चली गई थी और मां को जब इसकी वजह पता चली तो उसने विशाखा से कहा कि वह एक पहुंचे हुए बाबा को जानती है जो कि बहुत ही औरतों की गोद हरी कर चुका है और वह अपनी मां के साथ वह उस बाबा के यहाँ चली गई थी। वहाँ जाकर के विशाखा के साथ वह बाबा ने ध्यान लगाने के लिए कहा था और उसे ध्यान के चक्कर में ही विशाखा के साथ वह बाबा ने वह सब किया जो कि उसके साथ नहीं करना चाहिए था। उसने उसके साथ सारी रात जोश में। विशाखा एक पढ़ी लिखी लड़की थी। उसके पापा एक कर्मचारी थे, ठीक ठाक पैसे कमा लिया करते थे जिससे कि घर के खर्चे और बच्चों की पढ़ाई हो गई थी। विशाखा 2 बहनें थी और एक भाई था। विशाखा की बड़ी बहन थी जिसकी शादी बहुत पहले हो चुकी थी और अच्छे घर में हुई थी। विशाखा की शादी उसी की मौसी की दूर की रिश्तेदार में हुई थी। विशाखा का पति कमाना नहीं चाहता था जिसके वजह से उसके घर आए दिन झगड़ा होता रहता था। विशाखा की शादी को 6 साल हो गए थे लेकिन उसका बच्चा नहीं हो रहा था। विशाखा जानती थी कि उसमें कोई कमी नहीं है, कमी उसके पति में है, लेकिन उसका पति डॉक्टर के पास चेकअप करवाने नहीं जाता था क्योंकि वह पैसा खर्च करना नहीं चाहता था और उल्टा विशाखा को ही बातें सुनाता रहता था और अपनी कमियां नहीं कहता था। इसी सभी कारणों की वजह से विशाखा अपने मायके चली गई थी और मायके जाने के बाद उसकी माँ कहने लगी, चलो तुम्हें एक पहुँचे हुए बाबा के पास लेकर चलती हूँ, वहाँ पर बहुत सी औरतों का गोद हरा हुआ है, तुम्हारा भी हो जाएगा। लेकिन विशाखा झाड़ फूक करने वाले बाबा और पीर फकीरों पर जरा भी यकीन नहीं करती थी, इसीलिए उसने माँ को साफ मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगी। माँ ने उससे कहा कि अगर वह बाबा के पास नहीं जाना चाहती है तो अपने पति के घर लौट जाए। जब विशाखा ने मगन से बात की तो उसने कहा कि वह उसे तलाक देना चाहता है क्योंकि उसे बच्चा नहीं हो रहा है। ऐसे में विशाखा के पास माँ की बात मानने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा था। एक दिन जब विशाखा माँ के साथ बाबा के आश्रम पहुंची तो पता चला कि उस आश्रम में मर्दों के आने की मना है। उस आश्रम में उस बाबा को छोड़कर उसके वफादारों में सिर्फ औरतें ही शामिल थी। बाबा की शिष्याओं ने विशाखा के कागज के टुकड़े पर बिना किसी को दिखाए अपनी मनपसंद खाने की चीज का नाम लिखने को कहा। विशाखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन वह माँ की इच्छा रखने के लिए सब कुछ करती गई थी। विशाखा ने उस कागज पर मनपसंद मिठाई का नाम लिखकर उसे एक डब्बे में रख दिया था जिसमें बाबा की शिक्षाओं में ताला लगाकर विशाखा को यह कहते हुए उसके हाथ में थमा दिया कि वह इस डब्बे को लेकर साधना कक्ष में जाए। बाबा अपने चमत्कारी ताकत की बधाई जान गए होंगे कि उनमें इस कागज में क्या लिखा है। साधना कक्ष में पहुंचने पर उसे वही मिठाई खाने को मिलेगी जो उसने इस कागज पर लिखी है। विशाखा जब बाबा के पास साधना कक्ष में जाने लगी तो उसकी माँ भी उसके साथ चली गई। बाबा ने विशाखा को वही मिठाई खाने को दी जो उसने उस कागज पर लिखी थी तो वह हैरान हो गई क्योंकि विशाखा के सिवा किसी को भी यह नहीं पता था कि उसने उस कागज पर क्या लिखा है। उसने वह दिमाग दोहराया लेकिन बुद्धि सूझ नहीं पाई थी। समस्या जानकर बाबा ने विशाखा से कहा, अगर तुम पेट से होना चाहती हो तो तुम्हें रात भर इस कमरे में अकेले ही रहना होगा क्योंकि यह मेरा साधना कक्ष है। इस कक्ष में सोने से तुम्हारी गोद यकीनन हरी हो जाएगी। विशाखा को इस कमरे में अकेले रात बिताने पर एतराज़ था। इस पर बाबा ने कहा, इस कमरे में कोई और दरवाज़ा नहीं है और तुम अकेले ही रहोगी। तुम इस कमरे में अपने साथ लाए ताले को लगा लेना जिसकी चाबी एक तुम्हारी माँ के पास होगी। कमरे में किसी के घुसने का सवाल ही नहीं होता है। विशाखा बेमन से कमरे में रात बिताने को तैयार हुई। बाबा और उसकी माँ जब कमरे से बाहर निकलने लगे तब बाबा बोला, विशाखा जो प्रसाद में तुम्हें दिया है उसे मिठाई अभी खा लो। विशाखा ने मिठाई खा ली। बाबा ने बाहर निकलने के बाद कमरे में ताला लगाकर चाबी विशाखा की माँ को दे दिया था। उधर मिठाई खाने के बाद विशाखा पर अजीब सी मदहोशी छाने लगी थी। वह अपनी सूझबूझ खोने लगी थी।
उसकी नींद तब खुली जब दूसरे दिन की सुबह उसकी माँ को बंद कमरे का दरवाज़ा खोला। विशाखा कमरे के बाहर निकली। विशाखा सोच रही थी कि उसे मिठाई में ऐसा क्या था जिसे खाने के बाद उसे अजीब सी मदहोशी छा गई थी। इसके बाद क्या हुआ उसे पता नहीं चला, लेकिन वह बेफिक्र भी थी क्योंकि उसे कमरे की चाबी उसकी माँ के पास थी और कमरे में घुसने का कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं था। विशाखा को बाबा के आश्रम से लौटे 3 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक से उल्टियाँ होने लगी। उसने अपने डॉक्टर दोस्त रीना से जब चेकअप करवाई तो पता चला कि वह पेट से है। डॉक्टर रीना की बात का विशाखा को यकीन ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पति से अलग हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। फिर वह पेट से कैसे हो सकती है। विशाखा ने डॉक्टर रीना से कहा कि डॉक्टर साहब आप एक बार फिर से रिपोर्ट देख लीजिए, कहीं ऐसा न हो कि जांच रिपोर्ट में कोई कमी हो। लेकिन डॉक्टर रीना ने कहा कि उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है और वह पेट से है। घर पहुंचने पर विशाखा ने अपनी माँ से पेट से होने की खबर बताई तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जो विशाखा बोली कि वह मगन से 6 महीने से मिली भी नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है। विशाखा बोली माँ बाबा के आश्रम में मेरे साथ धोखा से मेरे साथ गलत किया गया है। कहीं तुमने बाबा के साधन कर चुकी चाबी किसी को दी तो नहीं। माँ बोली नहीं नहीं, मैंने सारी रात चाबी अपने पास रखी थी और सुबह दरवाज़ा भी मैं ही खोली थी। विशाखा यह बात मानने को तैयार ही न थी। उसका कहना था कि बाबा के आश्रम में ही उसके साथ कुछ हुआ है, उसके चलते यह पेट से हुई है। लेकिन उसकी माँ बाबा के खिलाफ एक बात भी सुनने को राजी नहीं थी। वह तो इससे बाबा का चमत्कार मान रही थी। विशाखा ने यह बात जब मगन को फ़ोन पर बताई तो उसने उस पर ही चरित्रहीन होने का लांछन लगा दिया और कभी भी फ़ोन न करने की बात कहकर फ़ोन काट दिया। इधर विशाखा को अपूर्ण यकीन हो चुका था कि उस रात बाबा के आश्रम में उसके साथ कोई भी बिस्तर हुआ था। हो ना हो उस कमरे में कोई गुप्त दरवाज़ा है, इसके रास्ते कोई उसे कमरे में घुसता है और साधन कक्ष में पेट से होने के लालच में रात बिताने वाली औरतों के साथ होता है। विशाखा ने जब निश्चय किया था कि वह उसे पाखंडी बाबा की हकीकत दुनिया के सामने लाकर रहेगी, विशाखा ने अपने मन की बात माँ को बताई। माँ बाबा के खिलाफ जाने को तैयार न हुई। जब विशाखा ने अपनी जान देने की बात कही तो उसकी माँ साथ देने को तैयार हो गई थी। विशाखा इस बार फिर से आश्रम पहुंची और उसने बाबा को बताया कि वह इसके चमत्कार से पेट से हो गई है, लेकिन उसका पति उसे तलाक लेकर दूसरी शादी करने जा रहा है। ऐसे में वह नहीं चाहती है कि वह पेट से हो, इसीलिए वह चमत्कार करके उसे पेट से होने से रोक ले। बाबा विशाखा को एक पुड़िया देकर कहा, तुम इस चमत्कारी भभूत का सेवन करो, इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और पेट में पल रहा बच्चा भी अपने आप छू मंतर हो जाएगा। विशाखा बाबा के आश्रम से घर आई और उस बाबा द्वारा दी गई भभूति को डॉक्टर रीना के पास लेकर गई। डॉक्टर रीना ने उस भभूति को लैब में टेस्ट के लिए भेजा तो उसमें बच्चा गिराने की दवा निकली। अब विशाखा को पूरा यकीन हो चुका था कि बाबा के आश्रम में औरतों के साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने का खेल खेला जा रहा है। विशाखा दोबारा उस बाबा के आश्रम में पहुंची और बाबा से बोली, बाबा आपकी चमत्कारी भभूत के चलते पेट में पल रहे बच्चे अपने आप छू मंतर हो गया। मेरे पति मुझे अपनाने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने एक शर्त रखी है कि इस बार मुझे वे तभी वापस ले जाएंगे जब मैं वहां जाने पर पेट से हो जाऊंगी। मैं चाहती हूं कि आपका चमत्कार से एक बार फिर मैं पेट से हो जाऊं, क्योंकि इस बार अगर मैं पेट से ना हुई तो वह मुझे हमेशा के लिए छोड़ देंगे। बाबा ने कहा कि तुम दोबारा पेट से हो सकती हो, बस एक रात साधना कक्ष में गुजारनी होगी। विशाखा साधना कक्ष में रात गुजारने को तैयार हो गई थी, पर इस बार उसने पुलिस से मिलकर उस बाबा की असलियत बता दी थी। लेकिन पुलिस बिना सबूत उस बाबा पर हाथ नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए पुलिस ने विशाखा को सबूत इकट्ठा करने के लिए फिर से बाबा के पास जाने को कहा था। इस बार विशाखा पूरी तैयारी के साथ बाबा के आश्रम में आई थी और बोली कि उसकी साधना कक्ष में बैठा बाबा विशाखा के साथ आई दूसरी औरत को देखकर चौंक गया और पूछा कि यह कौन है। विशाखा ने कहा कि यह मेरी मौसी की लड़की है। आज माँ की तबीयत खराब होने के चलते मौसी की लड़की के साथ आना पड़ा। हकीकत तो यह थी कि विशाखा के साथ आई वह महिला पुलिस वाली इंस्पेक्टर थी। बाबा के आश्रम में महिला पुलिस भी श्रद्धालुओं के साथ फैली हुई थी। बाबा ने विशाखा को फिर वही मिठाई खाने को दी जो उसने पर्ची पर लिखी थी, लेकिन इस बार विशाखा को जरा भी हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि उसे यह पता चल चुका था कि बाबा को पर्ची पर लिखी गई हर बात पता चल जाती है। इसके पीछे कोई न कोई राज जरूर था जिसे आज पर्दा उठने वाला था।
विशाखा इसी सोच में डूबी थी कि बाबा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी और तुम रात बिताने को तैयार हो जाओ और मिठाई खाकर आराम करो। इतना कहकर बाबा बाहर चला गया और विशाखा के साथ आई मौसी की लड़की से साधना कक्ष में ताला लगवाकर अपने आराम कहकर चला गया। साधना कक्ष में बंद विशाखा ने इस बार बाबा की दी गई मिठाई नहीं खाई। वह बाबा का हर रात जान लेना चाहती थी। उसने जब कमरे को बारीकी से देखा तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया जिससे कि उसे कमरे में आने के दूसरे रास्ते के बारे में पता चल जाए। तभी विशाखा की नज़र बाबा के साधना कक्ष के कोने में रखी अलमारी पर गई। उसने जैसे ही अलमारी के दूसरे दरवाजे का हैंडल पकड़कर हिलाया तो दरवाज़ा खुल गया। यह देखकर विशाखा चौंक गई क्योंकि वह नाम मात्र की अलमारी थी। इस कमरे में घुसने का एक खुफिया दरवाज़ा था जो दूसरे कमरे में जाकर खुलता था। बगल वाले कमरे में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी जो पूरे आश्रम का नज़ारा दिख रही थी। तभी विशाखा की नज़र एक छोटी सी स्क्रीन पर गई। उसमें उस स्क्रीन पर चल रहे नज़रों से जो देखा उसके बाद उसे पर्ची पर लिखी हर बात के बारे में बाबा को पता चल जाने का सारा राज समझ में आ गया था। क्योंकि जहाँ पर बैठकर औरतें अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखती थी वहाँ आसपास छिपा हुआ हिडन कैमरा लगा हुआ था। बाबा इस कमरे में बैठ करके जान लेता था कि किसने कौन सी मिठाई का नाम लिखा है। फिर उसने वह बेहोशी की दवा मिला करके खुफिया दरवाजे से साधना कक्ष में आ जाता था। विशाखा को उसे कमरे में तरह तरह की मिठाइयाँ एक फ्रिज में रखी हुई मिल गई थी। तभी उसे बगल के कमरे से कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। वह समझ गई कि इस कमरे में बाबा के आने का समय हो गया है। वह बड़ी सावधानी से साधना कक्ष में लौट आई थी। वह अपने साथ आई महिला पुलिस को फ़ोन करना नहीं भूली। विशाखा साधना कक्ष के बिस्तर पर बेहोशी की नाटक करने लगी थी। बाबा साधना कक्ष में आ चुका था। विशाखा सब कुछ कनखियों से देख रही थी। बाबा अपने कपड़े उतार चुका था। वह विशाखा के ऊपर झांकने ही वाला था कि विशाखा का झकझोर देने वाला थप्पड़ बाबा के कान पर पड़ा। बाबा खुद को संभालते हुए भागा लेकिन विशाखा ने बाबा के निचले अंग वाले हिस्से पर लात मारी और वह बाबा वहीं ढेर हो गया। विशाखा जोर से चिल्लाई। इसी के साथ कमरे का दरवाज़ा भड़क से खुल गया और एक साथ कई पुलिस वाले कमरे में घुस गए। बाबा खुद को संभालते हुए खुफिया दरवाजे की तरफ से भाग गया। पुलिस वाले भी उसे पकड़ने के लिए उसके तरफ लपके लेकिन तब तक बाबा कहाँ छू मंतर हो गया पता भी नहीं चला। पुलिस चारों तरफ से आश्रम को घेर चुके थे लेकिन बाबा आश्रम में कहीं नहीं मिला। तभी आश्रम की एक साध्वी ने जो बातें बताई उसे पुलिस वालों ने सुनकर के चौंक गए। उस साध्वी ने कहा कि मेरी चाची की बेटी भी इस बाबा के चक्कर में पड़कर इसकी शिष्या बन गई थी लेकिन वह एक दिन बाबा का राज जान गई और उसने बाबा की सारी राज का वीडियो बना लिया था। तभी बाबा को यह बात पता चल गई और उसने मेरी कज़न सिस्टर को मरवा दिया या फिर पता नहीं कहाँ गायब करवा दिया। तब से मैं अपनी कज़न सिस्टर की खोज में यहाँ पर बाबा की शिष्या बनकर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। इसी दौरान आश्रम में बनाए गए खुफिया ठिकानों के बारे में भी मुझे पता चल गया। बाबा ने आश्रम के अंदर एक खुफिया कमरा बना रखा था जिसमें वह खुद के खिलाफ जाने वालों को न केवल कैद करता बल्कि उसकी हत्या करके उन्हें वहीं पर फेंक देता था। उस शिष्या ने पुलिस को आश्रम के पीछे झकझोर में बने एक गुप्त रास्ते में उसको भी एक कमरे तक पहुंचा दिया। वहां छिपा बाबा को धर दबोचा गया। उस कमरे से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और कैद की गई औरतें भी मिली। उस कमरे में कई कमरे भी थे जिसकी खुदाई से कई औरतों की अस्थियां बरामद हुई। विशाखा भी सूझबूझ से पाखंडी बाबा के साधना कक्ष में औरतों के पेट से होने का राज खुल चुकी थी। वहां की औरतें बताने लगी कि यहाँ बाबा का गैर कानूनी काम विदेशों में भी फैला हुआ है। यहाँ से औरतें विदेश में भी जाया करती हैं और वहाँ से विदेशियों अपने रातें रंगीन करते हैं जो कि यह बाबा पैसों के लिए करता है। यहाँ से अच्छी अच्छी लड़कियाँ सप्लाई करता है और तो और यह बाबा हॉस्पिटल वाले से भी ताल्लुकात बनाया हुआ है। जो औरत मरने वाली होती है उसका बॉडी के अंग निकालकर बाहरी देशों में बेचा करता है। पुलिस यह पता लगा चुका था कि यह बाबा सारे गलत कामों में था। बाबा को जेल हो गई और बहुत जल्द ही उसकी मौत की सज़ा भी सुनाई। तो दोस्तों, बुरा काम का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है, वह चाहे बाबा हो या फिर कोई बड़े ही पद पर रहने वाले कोई अधिकारी ही क्यों ना हो। जो गलत है वह गलत है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।